नमस्कार, आईबीसी 24 की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवीन सिंह। इस वक्त प्रयागराज से सीधे लाइव बुलेटिन हम आपके लिए लेकर आए हैं। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होने जा रही है, लेकिन हमारी कोशिश है कि उसके पहले महाकुंभ की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएं। अगले आधे घंटे हम आपको महाकुंभ की तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, तमाम रंग दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे साधु सन्यासियों की तैयारी है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने आप श्रद्धालुओं के लिए क्या तैयारियां की हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर इस वक्त की महाकुंभ को लेकर अलर्ट पर है इंटेलिजेंस और उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस, क्योंकि खालिस्तानी आतंकी पन्नू की एक धमकी के बाद माहौल थोड़ा सा गर्मा गया है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बता रही है कि खालिस्तानी आतंकी उत्तर प्रदेश में लगने वाले महाकुंभ के दौरान कुछ बड़ा कर सकता है। तो ये आईबी की रिपोर्ट है और आईबी की रिपोर्ट के जरिए ही उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो चुकी है। प्रयागराज में तमाम कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके का हादसा ना हो। तो फिलहाल पूरा मामला क्या है और किस तरीके से धमकी मिली है और इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास क्या इनपुट है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं अखंड। उनसे बातचीत करेंगे। अखंड, क्या अपडेट है? प्रयागराज महाकुंभ को लेकर एक थ्रेट है जिसकी वजह से थोड़ा सा माहौल गरमाया हुआ है। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार यहाँ पर मॉनिटर कर रही है और एक एक जगह का निरीक्षण भी कर रही है और सिविल ड्रेस में भी मौजूद है ताकि किसी तरीके कोई हादसा ना हो। खालिस्तानी आतंकी पन्नू का क्या अपडेट है और किस तरीके से धमकी मिली है, क्या इंटेलिजेंस का इनपुट है? अखंड जी, आपको बता दें, एलआईयू और आईबी की एक खुफिया रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट को दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आतंकी संगठन खालिस्तानी आतंकी संगठन और आईएसआई महाकुंभ में हमला कर सकता है। आपको बता दें, पीलीभीत में 3 आतंकियों का, खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद जो खालिस्तानी आतंकी पन्नू है उसने एक धमकी दी थी 24 दिसंबर को। उसमें स्पष्ट कहा था कि महाकुंभ में इसका बदला लिया जाएगा। साथ ही साथ 31 दिसंबर को भी एक नसर पठान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति, नसर पठान नाम का युवक, वो भी कहता है कि 1000 लोगों की जान जाएगी। इस तरीके की तमाम धमकियां मिलती है। उसके बाद आईबी और एलआईयू है वो पूरी तरीके से एक्टिव नजर आता है और एक हफ्ते पहले ये रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट को दी जाती है कि आतंकी साया मंडरा रहा है महाकुंभ में, क्योंकि आतंकी जो है वो साधु का वेश धारण कर सकते हैं, अघोरी का वेश धारण कर सकते हैं, पुजारी का अंजाम दे सकते हैं। इसी को लेकर के एलआईयू और आईबी की टीमें अलर्ट है और उन्होंने पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रखी है। आपने देखा होगा पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोगों की जांच की जा रही है। तमाम ऐसी गतिविधियां वहां पर है जो भी, जिनको भी लग रहा है कि जो संदिग्ध लोग हैं उनकी जांच की जा रही है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई वहां पर घटना नहीं होनी चाहिए। जितनी भी सतर्कता बरतनी चाहिए वो बरती जाए, क्योंकि जगह जगह पे, नाके पॉइंट पे, क्योंकि पहले ये तैयारी की जा रही थी कि 13 जनवरी से वहां पर जांच पड़ताल होगी, लेकिन 31 दिसंबर से ही अब वहां पर एंट्री पे ही जांच की जा रही है। तमाम संदिग्ध कुछ भी लोग जो नजर आ रहे हैं उनकी जांच की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी संगठन ने खुले तौर पर धमकी दी थी, उसके बाद से जो स्टेट की एजेंसीज है, आईबी है, एलआईयू है, वो पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको बता दें कि जो स्टेट पुलिस है वो भी अब एक नए मिशन के साथ, एक सीक्रेट प्लान के तहत काम करना शुरू कर चुकी है और वो भी अब सिंपल, कहते हैं कि सादी वर्दी में वहां पर तैनात होंगे। वो भी पुजारी की उसमें होंगे और तमाम लोगों पर नजर रखेंगे कि जिससे कोई भी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। जी अखंड, एक बार जरा ये बताइए, खालिस्तानी आतंकी जो पन्नू है उसका उत्तर प्रदेश में क्या नेटवर्क है? चूंकि वो खुद फरार है, खुद भागा हुआ है, उसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश में क्या है? कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसके नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की है या फिर कोई कामयाबी उनको मिली है? जी, आपको बता दें कि जब 3 आतंकियों को जो गुरदासपुर पुलिस चौकी पर हमला करते हैं, ग्रेनेड से हमला करते हैं, उन 3 आतंकियों को पुलिस ने, यूपी पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद से एनकाउंटर में मार गिराया था। जिसके बाद आतंकी पन्नू बौखला गया था और उसने कहा था कि हम इस मौत का बदला लेंगे। कहीं ना कहीं वो कनेक्शन या सीधे तौर पे, जैसे ही पीलीभीत में वो आतंकी मारे जाते हैं तो जो आतंकी पन्नू है खुले तौर पर धमकी देता है। वो वीडियो फुटेज भी है, उस वीडियो फुटेज में साफ तौर पे सुना जा सकता है कि कैसे महाकुंभ में वो आतंकी घटना को अंजाम देने की बात कर रहा है और बदला लेने की बात कर रहा है। कनेक्शन इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में वो 3 खालिस्तानी कमांडो फोर्स के जो आतंकी थे वो यहाँ पर मौजूद थे और यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तीनों आतंकी मारे जाते हैं। तो कनेक्शन भले पन्नू यहाँ पर नहीं है, लेकिन लगातार
वो आतंकी गतिविधियों को लेकर के, खालिस्तान की मांग को लेकर के लगातार भारत पर हमलावर रहता है और तमाम धमकियां देता है। तो कहीं ना कहीं पीलीभीत में जिस तरीके से जो 3 आतंकी मारे गए, उसके बाद उसका जो बौखलाहट थी वो साफ तौर पे उस वीडियो में देखी जा सकती है कि कैसे वो अपने आतंकी, अपने साथियों के मारे जाने के बाद बौखलाया हुआ है और बदला लेने की बात कर रहा है। बिल्कुल 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 अखंड, बिल्कुल बिल्कुल उत्तर प्रदेश की एजेंसियां सतर्क हैं और किसी तरीके की कोई गड़बड़ी होने देना नहीं चाहती हैं, पूरी तरीके से अलर्ट हैं। फिलहाल पन्नू की धमकी के बाद अखाड़े परिषद के लोगों से भी हमने बात करी, तमाम साधु सन्यासियों से भी बातचीत की थी और सभी का यह कहना है कि पन्नू यहाँ आएंगे और पन्नू को यहाँ से मार के भगाया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी हमारी जो खबर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 13 जनवरी से उत्तर प्रदेश में प्रयागराज कुंभ की शुरुआत होने जा रही है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार है आपकी मेज़बानी करने के लिए, बल्कि यहाँ के नाविक भी आपकी मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं। हम आपको लिए चलते हैं निषाद बस्ती में, जहाँ नई नई बोट तैयार हो रही हैं आप लोगों के लिए। महाकुंभ यानी पवित्र स्नान का पर्व। 12 सालों के अंतराल के बाद आ रहे पवित्र स्नान के इस पर्व में देश भर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। इन श्रद्धालुओं को संगम तट पर स्नान करने की जवाबदारी नाविकों की है। अगर प्रयागराज की बात करें तो आम दिनों में प्रयागराज में लगभग 1800 नावों का परिचालन होता है, लेकिन वर्तमान में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए लगभग 10,000 नावों की और जरूरत होगी। ऐसे में निषाद बस्तियों में बड़ी संख्या में नाव तैयार किए जा रहे हैं। बस्ती में एक एक घर में औसतन 20 नाव तैयार हो रहे हैं। महाकुंभ के लिए समय कम है, ऐसे में कारीगरों की भी कमी हो रही है। कई नाविकों ने तो केरल से कारीगर बुलाया है। नाव तैयार करने के लिए खास शीशम, सागौन, देवदार और कोसी की लकड़ी का उपयोग होता है। महाकुंभ शुरू होने में मुश्किल से 12 दिन शेष हैं। ऐसे में कुंभ को लेकर जहां तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी हैं, तो वहीं महाकुंभ को लेकर यहां रहने वाले नाविकों ने भी खास तैयारियां की हैं। जिस तरह से बड़ी संख्या में, और ये कहें कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और संगम तक जाकर स्नान करने वाले हैं, तो उसे लेकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में नावों की ज़रूरत भी होगी। और इस बात को लेकर यहाँ के जो निषाद राज जो हैं वो बड़ी संख्या में नावों के इंतज़ाम में जुट गए हैं और अब नए नावों के निर्माण का सिलसिला भी चल रहा है और बड़ी संख्या में जो कारीगर हैं वो यहाँ जुटे हुए हैं, नावों को तैयार कर रहे हैं और इस आशा में है कि इस बार प्रयागराज महाकुंभ में न सिर्फ उनकी अच्छी आमदनी होगी बल्कि वो बेहतर सुविधा भी श्रद्धालुओं को दे पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इन नावों को तैयार करना ये आम कारीगर के बस की बात नहीं है। खास जो कारीगर हैं वो ही इन नावों को तैयार करते हैं और इन नावों के लिए विशेष लकड़ी की ज़रूरत भी होती है। इसकी तैयारियां जो है वो यहाँ के जो नाविक हैं वो कर रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा जानने की कि क्या कुछ तैयारियां हैं। तैयारियां चल रही है क्या? ये कुंभ की तैयारियां हैं? कुंभ की तैयारियां हैं। किस तरह की तैयारियां? अब टूरिज्म बढ़ेंगे भाई, ये सरकार जो सुविधा कर रहे हैं तो उनके साथ साथ हम भी करना चाहेंगे। और टूरिज्म जब से ये सरकार आया है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इसीलिए हम लोग नाविक सोच रहे हैं कि जनता को सुविधा से अच्छे ही सुविधा दें और अच्छे से गंगा जी नहवाएं। पहले कितने नाव चलते थे और अब महाकुंभ में कितने नाव चलेंगे? अभी प्रेजेंट टाइम में तो 3000 नाव तो पहले था, अब इस समय लगभग 10,000 नाव। 10,000 नाव यहाँ बन रहा है। ये आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि ऐसे घाटों के किनारे लगभग 10,000 से अधिक नाव बन रहे हैं और समय काफी कम है। ये बताइए कितने मुश्किल से बनता है, कौन सी लकड़ी से बनता है, कैसे तैयार करते हैं? राकूर बनता है, रप्पू है, बबूर है, इसी से बनता है। लकड़ी मिल जाती है आसानी से? हाँ मिल तो जाती है आसानी से। इतनी समय लकड़ी बहुत कम मिल रही है। अच्छा। क्योंकि इतनी तादाद में नावें बन रही है इसलिए लकड़ी बहुत कम मिल रही है। अच्छा, अभी तक कितने नाव तैयार कर चुके हैं आप? हम तो अभी 20 नाव तैयार। 20 नाव? अरे बाप रे। तो ये देखिए अब तक 20 नाव ये तैयार कर चुके हैं। एक नाव ऐसा तैयार करने में 5 दिन लगता है और ये नाविक बता रहे हैं कि 10,000 से अधिक नाव जो है इस संगम में, मैं तस्वीर एक बार कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए कहूँगा कि ये गंगा नदी का तट है और ये जो नाव आपको दिख रहे हैं ऐसे लगभग 10,000 से अधिक नाव जो है इस प्रयागराज महाकुंभ में नदी में तैरने वाले हैं और इस महाकुंभ में आप श्रद्धालु जो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं उनको यहाँ पे दर्शन कराने की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। तो आप देखिए
कि ये महाकुंभ जो है इसे यूं ही महाकुंभ नहीं कहा जाता, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार भी जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है और निषाद समाज के लोग यहाँ पे तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनके लिए किसी महापर्व से कम नहीं है, क्योंकि 12 सालों के इंतजार के बाद ये कुंभ आ रहा है और इन्हें लगता है कि ये कुंभ इन्हें रोजगार देकर जाएगा। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ अविनाश पाठक, IB24 प्रयागराज। चलिए अब आपको मिलवाते हैं आवाहन अखाड़े के एक ऐसे संत से, एक ऐसे सन्यासी से जिनकी 90% फेफड़े खराब हैं, जो खुद ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और आवाहन अखाड़े में बैठे हुए हैं। उनकी सिर्फ एक ही तमन्ना है कि कम से कम उनके जिंदा रहते ये वाले शाही स्नान वो कर सकें। तो मिलिए महंत इंद्रगिरी महाराज से। ये है श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के महंत नागा बाबा इंदरगिरी, जो हरियाणा से ऑक्सीजन लगाकर महाकुंभ कल्पवास के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके दोनों फेफड़े 90% खराब हो चुके हैं। दरअसल 2021 में अग्नि तपस्या करते समय बाबा इंदरगिरी पर पानी गिर गया था, तब से उन्हें फेफड़ों में दिक्कत है। महंत इंदरगिरी 6 बार फेफड़े का ऑपरेशन करा चुके हैं, लेकिन फायदा नहीं हुआ। अब तो डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं और हमेशा ऑक्सीजन लगाए रहने की उन्हें सलाह दी गई है। वो 4 सालों से नाक में ऑक्सीजन पाइप लगाकर अपने साथ सिलेंडर लेकर चलते हैं। इंदरगिरी साल 1986 में पहली बार हरिद्वार के कुंभ में शामिल हुए थे। उसके बाद से ही वो हर कुंभ और अर्ध कुंभ में कल्पवास करने आते हैं। बीमारी के बाद से 4 सालों से वो चल नहीं पा रहे, बावजूद उन्होंने महाकुंभ में आने की इच्छा जाहिर की। प्रयागराज महाकुंभ के लिए अखाड़े सजने लगे हैं, साधु सन्यासियों का आगमन शुरू हो गया है, संतों का समागम भी शुरू हो गया है और प्रयागराज मेले में ऐसे ऐसे साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं जो अपने आप में त्याग, तपस्या की, बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं। और IB24 लगातार ऐसे संतों के, ऐसे ऋषि मुनियों के आपको दर्शन भी करवा रहा है और ऐसे ही संतों से मैं आपकी आज मुलाकात कराने जा रहा हूं। और मेरे सामने मौजूद है महंत इंद्रगिरी महाराज जी। पिछले 4 सालों से ये अस्वस्थ हैं और ऑक्सीजन पर चलते हैं, बेड रेस्ट की सलाह दी है, लेकिन चूँकि वो लगातार एक परिपाटी रही है कि वो हर कुंभ में आते हैं, अपने शिष्यों से मिलते हैं, भक्तों से मिलते हैं, कुंभ स्नान करते हैं और ये परंपरा टूटे ना, इसके लिए उन्होंने सेहत की परवाह नहीं की। सेहत आपकी नासाज है, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत की है, क्या कहेंगे महाराज जी? और सिद्ध गणेश की महाराज की कृपा से पहुँचे हुए और सभी बढ़िया रहेगा। 2021 से कोरोना काल से चला हुआ, डॉक्टरों ने भी मना किया हुआ है, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, फिर भी हमने गुरु महाराज की कृपा से हम यहाँ पहुँच गए। थोड़ी सी जानकारी देंगे महाराज के बारे में कि कब से इस मार्ग पर हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से स्वास्थ्यगत क्या स्थितियाँ हैं? हमारे अखाड़े के 14 बड़ी के श्री महंत है इंद्रगिरी जी महाराज, बांस में रहते हैं, हरियाणा से। और बड़े मतलब जो हमारे संतों की प्राचीन व्यवस्था है, परंपरा है हरियाणा की, कि वहाँ कुछ ऐसे जो भक्त बच्चे होते हैं उनको महात्मा संतों को दान दिया जाता है बचपन से ही। तो आप हमारे जो है ना भाल योगी संत हैं और अखाड़े के विभिन्न पदों पर उन्होंने सेवा की है। हमारे संत जीवन में सबसे बड़ा कोई मतलब वो आयोजन कहो या फिर वो इनोग्रेशन कहो, जो भी सबसे बड़ी चीज़ होती है वो महाकुंभ होती है। लेकिन महाराज अभी स्वस्थ है और ऑक्सीजन पर है, लेकिन यह है कि ये संतों का जो हमारा जीवन होता है ये समाज के बीच में रहने के लिए होता है। ये बहुत बड़ा संदेश है पब्लिक के लिए भी, सनातन धर्मावलंबी के लिए भी, कि किसी भी स्थिति में हमें एक रहना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, तो हमें हमेशा अपनों के बीच रहना पड़ेगा। तो ये देखिए, हम इस तरह की जो कहानियाँ आपको दिखा रहे हैं उसके पीछे हमारा मकसद ये है कि किस तरह से योगी, किस तरह से संत जो है वो इस प्रयागराज मेले में पहुँच रहे हैं। और एक ललक है प्रभु भक्ति की, एक ललक है ईश्वर साधना की, और उसी साधना के लिए दूर दूर से देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पे संत पहुँचे हुए हैं। और बहुत जल्द जब प्रयागराज मेला शुरू होगा तो इन संतों की वाणी आपको सुनने को मिलेगी, इन संतों के उपदेश आपको सुनने को मिलेंगे। तो अखाड़े सजने लगे हैं और प्रयागराज कुंभ के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। 14 दिनों के बाद प्रयागराज मेला शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ अविनाश पाठक, IB24 प्रयागराज।
हाँ। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होने जा रही है, लेकिन आपको ये स्टोरी देखना इसलिए भी बेहद ज़रूरी है कि हमारी इस स्टोरी को देखकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि सनातन की रक्षा के लिए कितनी शहादत अखाड़ों ने दी है। अखाड़ा परंपरा क्या है और यहाँ कैसे साधु सन्यासियों की दीक्षा होती है, तो हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप ज़रूर देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। शानदार नगर प्रवेश के साथ अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया है। दरअसल अखाड़ों की परंपरा सबसे अलग और बेमिसाल है। अखाड़ों का शानदार और ऐतिहासिक अतीत है। फिलहाल ये कह पाना सनातनी विद्वानों के लिए भी बेहद मुश्किल होगा कि सारे अखाड़ों में कौन सा अखाड़ा बेहतर है। खैर, विद्वान ये बताते हैं कि जब मुगलों ने सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश की, तब आदि गुरु शंकराचार्य के एक आह्वान पर साधु सन्यासियों की फौज खड़ी हो गई। विधर्मियों से हजारों बार साधुओं के दो हाथ हुए। सन्यासियों ने अपने तलवार, भाले और लाठियों से मुगलिया सल्तनत की नींव हिला डाली थी। मुगल अपने पैर पीछे खींचने को मजबूर हुए और फिर सनातन मुगलिया बेड़ियों से आजाद हुआ। जब हमारा मुगल कालीन शासन था, उस समय अखाड़ों के नागाओं ने अपना बलिदान दिया है। सनातन की परंपरा लुप्त हो रही थी। उस समय जितने भी हमारे संत महात्मा थे, जितने नागा थे, उन्होंने ही गैर हिंदुओं से लड़ाई लड़ी है और अपने सनातन की रक्षा की है। ऐसे भी जो हमारे अखाड़े हैं, उनकी परंपरा रही है। जो भी हमारे हिंदू राजा होते थे, हमेशा उसका सहयोग करते थे। जब भी जंग होती थी, हमारे नागा जंग में हिस्सा लेते थे, क्योंकि जो हमारे नागा है, उनके पीछे आगे पीछे कोई नहीं था। और जब एक नागा जंग करता है, वो फिर आर पार की जंग लड़ता है। इसीलिए जंग में सबसे ज़्यादा नागाओं को ही लिया जाता था। ऐसा हमारा इतिहास है, ऐसी हमारी परंपरा है। अखाड़ों ने सनातन की रक्षा करने का जो संकल्प 12वीं सदी में लिया था, वो आज भी उनकी परंपरा का अटूट हिस्सा है। जानकार ये बताते हैं कि सनातन की रक्षा करने के लिए सबसे पहले जूना अखाड़ा आया, लेकिन आज दुनिया की सनातन संस्कृति के लिए 13 अखाड़े काम कर रहे हैं। इनमें पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी दारागंज प्रयाग, श्री पंच अटल अखाड़ा चैक हनुमान वाराणसी, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी दारागंज प्रयाग, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती त्र्यंबकेश्वर नासिक, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा, श्री पंच दशनाम पंच अग्नि अखाड़ा, श्री दिगंबर अनि अखाड़ा, श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा शामिल हैं। ये वो अखाड़े हैं जिन्होंने आज भी सनातन का अस्तित्व बचा रखा है। ये अखाड़े न सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए स्कूल और कॉलेज भी चला रहे हैं। मैं बचपन से ही अवध प्रांत में पढ़ने के लिए आया। कक्षा 6 से ही मैंने अवध धाम में रह करके गुरुओं के बीच में शिक्षा को प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करते करते हमने इस समय शास्त्री के मैं 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ, जो कि इस आचार्यवत को करते हुए, यज्ञ के कराते हुए सनातन धर्म के ध्वजाओं को जा कर के देश विदेश में फैलाने का कार्य किया जा रहा है। जहाँ तक अपनी बस चलती है, सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करके धर्म के माध्यम से तन मन धन की सेवा को लगाते हुए सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। हम लोग ये जो पढ़ाई करते हैं, इसमें हम लोग अपना तो कल्याण करते ही हैं, साथ में पूरे समाज का करते हैं। ये हम लोग का जो कार्य है बहुत ही अच्छा है और हम ऐसा मानते हैं कि अच्छे अगर विद्वान हो तो संसार में इससे बढ़िया कोई कार्य हो ही नहीं सकता। फिलहाल प्रयागराज कुंभ के जरिए अखाड़ों ने फिर अपने वजूद को साबित किया है। अखाड़ों ने अपने संस्कार, परंपरा और ताकत दिखाकर ये संदेश भी दिया है कि इनके रहते सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं। नवीन सिंह, IBC 24, प्रयागराज। आपने इस स्टोरी के जरिए देखा किस तरीके से साधुओं ने मुगल आक्रांताओं से सनातन धर्म की रक्षा की, किस तरीके से उनको शस्त्र उठाने पड़े। लेकिन अब हम आपको मिलवाते हैं ऐसे उच्च शिक्षित सन्यासियों से जो शैव संप्रदाय के अखाड़ों में रहते हैं, और कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी ने PhD की हुई है। तो ये तस्वीरें आपको देखकर ज़रूर हैरान करने वाली हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
दुनिया ने अखाड़ों का वो दौर भी देखा है जब साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए हैं। हथियार भी तब उठे जब सन्यासियों को कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आया। लेकिन अब साधुओं का शास्त्रों के पठन पाठन के बजाय तलवार चलाना, लाठी भांजना, भाला फेंकना आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अब सन्यासियों ने भी खुद को आग की तरह अपडेट कर लिया है। नई तकनीक के साथ तेवर भी नए कर लिए हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं निरंजनी अखाड़े के सेक्रेटरी और महंत राम रतन गिरी से। राम रतन गिरी ने 1979 में ही इंजीनियरिंग कर ली थी, लेकिन सिस्टम में करप्शन की काई उन्हें अच्छी नहीं लगी। सो राम रतन जी भ्रष्ट सिस्टम में 2.5 साल की नौकरी से संन्यास लेते हुए निरंजनी अखाड़े के परमानेंट सन्यासी बन गए। जी हाँ, मैं इंजीनियर हूँ और हमारे पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में ज़्यादातर पढ़े लिखे आत्मा है। वो सर्विस भी की है सेंट्रल गवर्नमेंट की। मेरा तो थोड़ा ठेकेदारों की प्रति मैं यार ये क्या चक्कर है, भ्रष्टाचार है। तो फिर मेरा मन जो है ना, फिर मैं सत्संग में भी जाता था और हमारे जो गुरुजी थे सत्संग में थे, तो फिर मैंने उनके पास गया। उन्होंने कहा कि आप जो हमारा अखाड़ा है निरंजनी अखाड़ा, वहाँ सीधे जाइए, हम तो चेला बनाते नहीं है, अखाड़े में बनाते हैं। निरंजनी अखाड़े में 70% सन्यासी उच्च शिक्षित हैं। यह अकेला ऐसा अखाड़ा है जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु सन्यासी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेला निरंजनी अखाड़े में ही पढ़े लिखे साधु सन्यासी हैं, बल्कि शैव संप्रदाय का अग्नि अखाड़ा भी वैदिक परंपराओं में उच्च शिक्षित गुरुओं का गढ़ है। अग्नि अखाड़े के डॉक्टर साधनानंद बता रहे हैं कि किस तरह वो योग विद्या में PhD कर अग्नि अखाड़े के लक्ष्य को पूरा करने में अपनी आहुति दे रहे हैं। अग्नि अखाड़े में डॉक्टर साधनानंद अकेले नहीं हैं, बल्कि सैकड़ों ऐसे वेद पाठी अग्निहोत्र ब्राह्मण हैं जो गुरुकुल में शिक्षा लेते हुए सनातन धर्म के ध्वज वाहक बने हुए हैं। आज का जो समय है और साधना और तपस्या थोड़ा समाज तक पहुँचे, जिससे समाज को भी संज्ञान हो, ज्ञात हो कि संत महात्मा अपने जीवन को किस तरह से ढालते हैं। हमने अनेकों संतों, अनेकों साधकों, अनेकों यूनिवर्सिटी में जा कर के अध्ययन के साथ साथ में साधना किया। दरअसल मुगल आक्रमणकारियों से सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए शुरुआती दौर में जूना, आवाहन, निरंजनी और महानिर्वाणी अखाड़े का जन्म हुआ। लेकिन आज अखाड़ों की संख्या 13 तक पहुंच गई है, जिसमें किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े में शामिल करते हुए मान्यता दी गई है। हालांकि तस्वीर आज के अखाड़ों की बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब अखाड़ों में वॉकी टॉकी से बात करते हुए, लैपटॉप चलाते हुए साधु आपको आसानी से नजर आए। दुनिया भर के श्रद्धालु भी नए दौर के साधुओं को देखकर हैरान हैं। सुनिए लंदन से आए हुए ये युवा नए दौर के सन्यासियों को देखकर क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और सब लोगों को एंजॉय करेगा और दर्शन साधु संतों का भी करेंगे। और हम लोग भी बाहर से आए, हम लंदन से हैं। अच्छा। ये बाकी आधा कोई गुजरात से है। अच्छा। ये योगी आया उसके बाद बहुत काफ़ी चेंज हो गया है और बहुत अच्छी सुविधा सब हो रही है। बहुत अच्छा लगा है। हाँ, हम लोग ने 18 साल पहले एक बार हम लोग ने किया है हरिद्वार में। अभी आए, कल इधर आए वापस। अच्छा है, व्यवस्था भी अच्छा है। हम आए हैं सौराष्ट्र से, पोरबंदर का हमारा छोटा सा गांव है खांपोदर, उधर से ये हमारा अंकल है। 4 बार इसने कुंभ मेला किया है, तो हमको उसको साथ लेकर आए हैं। यहाँ बहुत मजा आया, बढ़िया है। जब से योगी आई है तब से ये व्यवस्था बहुत सुंदर है, काफी बढ़िया है। प्रयागराज कुंभ नए दौर का साक्षी बनने जा रहा है। ये वो ऐतिहासिक कुंभ साबित होने जा रहा है जिसमें सबसे ज्यादा झुकाव युवाओं का होगा। फिलहाल अखाड़ों के हाईटेक संत देश दुनिया के युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र जरूर बने हुए हैं। IBC 24 के लिए नवीन सिंह की रिपोर्ट। आप जब प्रयागराज कुंभ आएंगे तो आपको हठ योगी भी मिलेंगे, धुनी रमाए हुए नागा सन्यासी भी मिलेंगे और उच्च शिक्षित हाईटेक बाबा भी मिलेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।